A warm welcome to all the viewers of Development Dialogues। हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है राजश्री, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जैसे कि कवर किया था कि एनजीओज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ट्रस्ट का, या फिर आप कंपनी एक्ट के अंडर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारे सामने जो एक इशू आता है, या फिर ये बोलिए कि हम जब एक्टिविटीज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स रन करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। तो फंड्स किस तरीके से रेज किया जाए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है ताराचंद एंड गगन। आज का उम्मीद कर रही हूँ कि सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे पास दो रिसोर्स पर्सन्स हैं और दोनों का बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। तो दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के से हमें बताएंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं फंड रेजिंग के, और कहाँ से फंड मिल सकता है, जो नई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और जो पहले से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो भी। तो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें कि फंड्स कैसे रेज किया जाए, पहले अगर आप लोग इस बारे में बताना चाहेंगे कि फंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशंस को, इसकी अहमियत क्या है किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी तारा जी, आप बताना चाहेंगे? जी राजश्री जी, इसका आंसर आपने खुद ही दे दिया अपने इंट्रो में। कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, और एक व्यक्ति जो संस्था शुरू करता है वो अपने पैसे लगा के, या जो भी 5, 6, 10 लोग जो भी संस्थाएं शुरू करते हैं, वो अपने पैसे लगा के जो है वो एक स्केल पे नहीं पहुंच सकते, है ना। एक वाइडर रीच आपको पहुंचाने के लिए, ज्यादा लोगों को मदद करने के लिए आपको ज्यादा लोगों से हेल्प की जरूरत होती है। और वो हेल्प जो है, समाज सेवी संस्थाएं वो हेल्प जो है वो लोगों से डोनेशन के रूप में मांगती हैं। और वो डोनेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, वो इन काइंड हो सकता है ना। इन काइंड मीन्स कि काफी लोग वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, अपने जो उनके पास में हुनर है। अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंट की जो स्किल्स हैं वो एनजीओ को हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास में और कोई हुनर है तो वो हुनर उसके साथ एनजीओ को हेल्प कर सकता है आगे ग्रो करने में। कोई किसी के पास में कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो बुक्स डोनेट कर सकते हैं। कोई फर्नीचर है, किसी के पास कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है वो बेसिकली जो समर्थन डोनेशन जो है वो दो तरह से आता है। एक इन काइंड आता है, एक इन कैश आता है। इन कैश का मतलब होता है कि बैंक ट्रांसफर होता है या फिर कैश डोनेशंस होती हैं। तो उसी के बेसिस पे ज्यादातर संस्थाएं जो है वो चल पाती हैं, क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हर कोई उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है फंड रेजिंग की जरूरत पड़ती है। जी, तो तारा जी, हम कह सकते हैं कि इनिशियली जो होता है, जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो अपनी तरफ से जो भी फंडिंग कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन स्लोली जब आप काम को बढ़ाते हैं तो फिर आपको और फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपके काम का इम्पैक्ट बहुत है और इसको बढ़ाने की जरूरत है, तो आपको और फंड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए दूसरी जगहों से भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको फंड रेजिंग करना पड़ता है। गगन जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें बस एक सिंपल पॉइंट ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसे फंड्स, या इसको हम रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ज्यादा फंड्स की तुलना में इसको हम लोग रिसोर्सेज बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो हमें पर्सनल लेवल पे भी होती है। अगर हम छोटा सा इवेंट भी करें, घर में बर्थडे पार्टी करें या कुछ भी करें, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत रहती है। ठीक है, वो फंड्स के तौर पे भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे भी हो सकता है। तो उसी तरह जब हम संस्था के रूप में काम करना शुरू करते हैं और लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ इवेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें हमें रिसोर्सेज लगेंगे। दैट कुड बी फंडिंग रिसोर्सेज, या ह्यूमन रिसोर्सेज, या टेक्निकल रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज की आवश्यकता हमें हर फॉर्म में पड़ती है। बेसिकली हम लोग अगर पर्सनल लेवल पे भी कुछ अगर काम करना चाहते हैं, और संस्था के कॉन्टेक्स्ट में तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए
फंड्स की हमें आवश्यकता हमेशा से रहती है, और उसको किस तरह से रेज किया जाए इसके लिए हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल जब शुरुआत होती है, ऑफ कोर्स काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये देखते हैं कि जो संस्था में जो लोग प्रोमिनेंटली जुड़े हैं, जो मेंबर्स, वो लोग किस तरह से अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू कुछ टोकन एक्टिविटीज से संस्था को शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर आपस में ही वो चंदा करके किस तरह से कुछ कुछ एक्टिविटीज को वो शुरू करें और उसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि वो दूसरे दानदाता संस्थाओं को फिर वो डॉक्यूमेंट वो दिखा पाए कि हमने किस किस दिशा में काम किया है। तो इसी तरह धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं, और जैसे आपके पास कंप्लाइंसेस हो जाते हैं 12A, TGF, CRA, तो धीरे धीरे आप उन कंप्लाइंसेस के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर अपने एक्टिविटीज रिपोर्ट्स के साथ फिर उन तक पहुंचते हैं, और तब आपको एक मेजर फंडिंग की भी जो है शुरुआत हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो फंडिंग इंपॉर्टेंट भी है, और क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं इसके बारे में हम लोग फर्दर और चर्चा कर सकते हैं। जी, आपका म्यूट है अभी। थैंक यू गगन जी। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल शुरुआत में अगर अपने टोकन मनी से हम शुरुआत नहीं करेंगे, कुछ एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो हमारे पास में फंडर्स को दिखाने के लिए नहीं होगा कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम किस तरीके से एक्टिविटीज को इनिशियली शुरू करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो जो एनजीओज नहीं खुलती, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाते हैं, उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। जैसे कि आपने खुद ही से बताया कि शुरुआत के सालों में बहुत मुश्किल आता है फंड रेज करना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उस समय एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। तो उस समय कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनसे फंड रेज किया जा सकता है, जो बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? जी राष्ट्रीय, देखिए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप, जो नई संस्थाएं हैं, वो फंड रेज कर सकती हैं। बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना कैंपेन रन कर सकते हैं, और वो कैंपेन बेसिकली आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे रन करके अलग अलग आपका जो नेटवर्क है उसमें आप भेज सकते हैं, और इस तरह आप इंडिविजुअल लेवल पे जो है आप पैसा रेज कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो है वो इवेंट्स कराते हैं, चाहे वो चैरिटी इवेंट्स हों, चैरिटी मैचेस हों, चैरिटी शोज हों। तो इस तरह के इवेंट्स करा के भी लोग जो है वो फंड रेज करते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं वैसी संस्थाओं के लिए, जो संस्थाएं बहुत नई हैं और जिन्होंने, जो अभी जैसे सभी जगह, ज्यादातर जगह 3 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं कि कम से कम संस्था का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कम से कम 3 साल पुराना हो। कुछ कुछ जगह 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं। लेकिन इस तरह के वन इवेंट करना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फंड रेज करना, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। और शुरुआती दिनों में आपको जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, उनको अपना जो नेटवर्क है उससे जो है पैसा जो है वो मोबिलाइज करें तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि एक मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है नई संस्थाओं के लिए। जी गगन जी, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें जैसे मैं ये बोलना चाह रहा था जस्ट कि जैसे तारा ने बताया 3 साल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इवन इन टर्म्स ऑफ अपलोडिंग योर कैंपेन्स, बहुत जगह क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में भी वो 3 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बता रहा था जब मैंने इनिशियल जब अपना रिमार्क दिया था कि शुरुआत के जो 3 साल हैं, इसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना एक शुरुआत देने के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें। इसको ऐसा मत देखें कि आपको शुरुआत में ही बहुत सारी फंडिंग मिल जाएगी और आप काम करना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, और उसको आप किस तरह से धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप किन लोगों का सहयोग ले सकते हैं, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, वो भी प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, वो अपना सुझाव दे सकते हैं, आपको कनेक्ट करवाने में, नेटवर्क करवाने में मदद कर सकते हैं। आप बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका नेटवर्क शुरुआत से ही आपका बिल्ड होना शुरू हो जाए।
दूसरे ओर पे आप बहुत सारे ऐसे वॉलंटियरिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, जैसे चेजुबा है या इंटर्नशाला है ना, या आई वॉलंटियर है। वहां से आप बहुत ही नॉमिनल फी में आप, या फ्री में भी आप वॉलंटियर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज के लिए हायर कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा कि अपनी एक्टिविटीज आप कम से कम खर्चे में, है ना, जिसको बोलते हैं शू स्ट्रिंग बेसिस पे, आप किस तरह से अपने जो शुरुआत की जो एक्टिविटीज है उसको किस तरह से आप परफॉर्म करने के लिए कम से कम खर्चे में आप उसको कर पाए, और किन लोगों का आप सहयोग ले पाए, किन नेटवर्क को आप लोग मोबिलाइज कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरुआत के एटलीस्ट 3 सालों में। और इसी 3 सालों के दौरान आप अपना कंप्लायंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर 12A, TG, FCRA, MCA, या जो भी नेसेसरी आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो सारे भी साथ साथ ही बिल्ड हो रहे होते हैं। तो जब तक कि आपके ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस पूरे नहीं होते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल फंड्स और CSR की ओर जाने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि शुरुआत के 3 सालों को ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से स्टार्ट करने की दिशा में आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वॉलंटियर्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू काफी एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ कंप्लायंसेस की दिशा में भी आपको काम करना पड़ेगा आपकी फाइनेंस और लीगल टीम्स के साथ। तब जाके आप देखेंगे कि चौथे 5वें साल ऑनवर्ड्स आपको उसका रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जी राशि, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। गगन जी बोल रहे थे कि 3 साल का रिक्वायरमेंट है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से। वो सभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 3 साल का पूरा होना चाहिए। आप जो क्राउड फंडिंग जो है, आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके पास में पैन कार्ड है, 12A ATG है, तो आप क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं। 12A ATG होना, पैन कार्ड होना मस्ट है किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। जी। So basically it depends upon crowdfunding platforms to platforms, वो डिफर कर सकता है। लेकिन हाँ, ये आपको एक्सप्लोर किया जा सकता है क्राउड फंडिंग इनिशियल ईयर्स में। हाँ, और आप देखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आपको मिलेगी नहीं। जो आपका सारा टारगेट है वो आपका जो है वो सारा का सारा जो है वो इंडिविजुअल फंड बेस बढ़ाने में आपको जो है वो एनर्जी लगाना पड़ेगा आपका। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप या तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म यूज करें या फिर अपने नेटवर्क्स को यूज करें। जी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। मैं किन्हीं एनजीओ को जानती हूँ जो कि बिल्कुल नहीं है, तो जिस तरीके से सर्विसेज देके भी हम फंडिंग जनरेट कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट कराना, विच इज पार्ट ऑफ सर्विसेज, उसके थ्रू भी आप फंड रेज कर सकते हैं शायद। जी डेफिनेटली फंड रेज कर सकते हैं। उसका एक सीलिंग है कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका जो है सीलिंग जो है वो 25 लाख से ऊपर ना हो। एक्चुअली डेफिनेटली कर सकते हैं आप। जी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एनजीओ जो है वो ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, जूट के प्रोडक्ट बनाते हैं, और भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है वो बहुत सारे बनाते हैं फंड रेज करने के लिए। डेफिनेटली आप ये सब काम, तो जो आपने ठीक बोला राष्ट्रीय, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया कि इस तरह के काम तो हर व्यक्ति कर सकता है, और उनको जो है 12A ATG की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 12A बहुत जरूरत है। अगर आप बिजनेस भी मतलब इन टर्म्स ऑफ आप प्रोडक्ट भी, अगर आप जो समाज विकास के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको 12A का जरूरत है, ताकि आपका जो इनकम है उस पर टैक्स ना लगे। और जो बिजनेस इनकम होती है उस पर 25 लाख का सीलिंग है, उससे अगर ऊपर होगा तो आपको टैक्स लगेगा। और पहले तो बिजनेस करना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी से लिंक्ड है तो डेफिनेटली आप इस तरह के काम कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से मतलब आप दूसरी एनजीओ को सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं या ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं, वो करके भी आप फंड रेज कर सकते हैं एक तरीके से। जी डेफिनेटली कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक चीज जो आप दोनों ने बोला कि 3 साल का पीरियड होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इसको बाकी CSR और जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोग कह रहे हैं उन सब में 3 इयर्स का एप्लीकेबिलिटी हो रही है अभी? जी राष्ट्रीय सरकार ने जो CSR का जो रूल्स हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कम से कम अगर आप
जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो किसी संस्था के साथ मिलके काम करते हैं, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करने में। तो वो सब जगह पे है। और जो सरकारी फंडिंग है उसमें भी लगभग सब जगह पे 3 साल का है। एक दो मंत्रालय हैं, सोशल जस्टिस और एक दो और मंत्रालय हैं जहाँ पे 2 साल का सीलिंग है, नहीं तो सब जगह जो है वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं। लेकिन इंडिविजुअल फॉरेन फंड्स में भी अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैक्सिमम जगह 3 साल का प्रावधान है, क्योंकि 3 साल एक सब्सटैंशियल पीरियड समझा जाता है कि आपने 3 साल तक रेगुलर कुछ एक्टिविटीज की है, आपके कंप्लायंसेस जगह पे हैं, और उसके बाद ही वो संस्था प्रेफर करती है आपको फंडिंग देने के लिए। जी राष्ट्रीय जी, आप जानते हैं मतलब गगन, एफसीआरए में तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आप करा ही नहीं सकते हो अगर आप 3 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। 3 साल का 10 लाख का फंडिंग है, वो अगर आप 10 लाख का टर्नओवर नहीं है तो आप करा ही नहीं सकते हो until and unless you go for prior permission। जी, तो इनिशियली आप लोगों के हिसाब से एनजीओस को इनिशियली अपने काम पे बहुत ध्यान देना चाहिए फर्स्ट 3 इयर्स में, और जितना वो इंडिविजुअल लेवल पे फंड्स अरेंज कर पाए उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद अपने काम की क्रेडिबिलिटी पे देन दे कैन गो फॉर अदर काइंड ऑफ फंड्स एज वेल। बिल्कुल, शुरुआत के सालों में तो जो क्रेडिबिलिटी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो बिल्कुल सेम हो जाता है। मतलब वो एक फर्क नहीं होते आपकी संस्था में और आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरह से सेम वो चेहरे पे काम होता है दोनों का। और इसीलिए शुरुआत के सालों में जो आपकी क्रेडिबिलिटी पे काफी डिपेंड करता है कि आपकी संस्था किस तरह से आगे काम करेगी। तो आप ट्रेनिंग में अगर अच्छे हैं तो आप ट्रेनिंग दीजिए, दूसरे संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग कीजिए, तो वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है शुरुआत के कुछ सालों में। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, कंप्लायंसेस आपके आते जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी संस्था की ऑटोमेटिक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने 1-2 इंस्टीट्यूशनल फंडिंग पे काम कर लिया, कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने काम कर लिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश साथ साथ होने लगती है। बट शुरुआत के सालों में आपकी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आपकी संस्था लगभग एक ही तरह से देखी जाती है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। राशि जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो CSR है उसमें 3 साल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड CSR भी पैसा खर्च करते हैं, है ना। तो उस लेवल पे आप अगर अप्रोच कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स को, तो मुझे लगता है उतना कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे CSR लॉ में वॉलंटियरिंग जो है ना, उसका पैसा जो है ना, वन टाइम जो वॉलंटियरिंग होती है, वन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, वो अलाउड नहीं है। लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं अपने एम्प्लॉयज को एंगेज रखने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को एक थोड़ा अलग से जो है वो एक माहौल देने के लिए, ताकि वो लोग भी समाज में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो काफी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, जैसे लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो उस तरह की सपोर्ट आप जो है कॉर्पोरेट से मांग सकते हो, इंडिविजुअल से मांग सकते हो, है ना। आप इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो जहां पे पेंटिंग अ स्कूल, क्लीनिंग अ पार्क, और प्लांटिंग ट्रीज। तो आप इस तरह की जो एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इनके लिए जो है वो डोनेशन मांग सकते हैं लोगों से, इंडिविजुअल से भी मांग सकते हैं। और मुझे लगता है कि उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इस तरह के एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि भाई आप किसी से भी व्यक्ति से ना पैसे मत मांगो, है ना, आप उनसे सहयोग मांगो कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जो है हमारे यहाँ जो है आप जिस भी तरह से आप सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो अपना स्किल सेट कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे वो नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे वो अपना श्रम जो है लेबर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर आप इन तरीकों से अगर आप लोगों को जोड़ेंगे, तो वो आपके एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे। वो जहां भी जाएंगे आपकी संस्था की बात करेंगे, है ना। और इस तरह से जो है वो आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं अपने वेल विशर्स का। और जब एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, देखिए फंडिंग मिलना बहुत ही कठिन है। फंडिंग तभी मिलती है जब रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप तभी बिल्ड होती है जब आप उस तरह से इंडिविजुअल के लेवल पे आप जाके उनके साथ में काम करते हैं, तब आपका वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है।
तो अब ये जो वॉलंटियर्स जिन्होंने आपके साथ में काम किया इंडिविजुअल लेवल पे, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया अलग अलग एक्टिविटीज में, और अगर आप वो रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं, तो यही लोग आगे जाके जब अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो आपका एक फंडर बेस, डोनर बेस तैयार होगा, एक एम्बेसडर आप तैयार कर रहे हो अपने, तो जहां भी जाएंगे वो आपका झंडा उठा के चलेंगे। तो अगर हम वो करने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि नथिंग लाइक दैट, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग फंड्स। और मैं हमारी एक दोस्त हैं, वो कहती हैं कि इसको हम फंड रेजिंग नहीं बोलते, हम इसको फ्रेंड रेजिंग बोलते हैं। हमारी एक मित्र हैं पद्मश्री पांडे जी, है ना, वो कहती हैं कि इसको फंड रेजिंग नहीं बोलिए, उनको बोलिए फ्रेंड रेजिंग, है ना। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तारा ने बोली है यहाँ पे, क्योंकि एक फंड रेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोली जाती है, और वो ये है, इफ यू आस्क फॉर एडवाइस व्हाट यू विल गेट इज मनी, बट और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू, यानी इफ यू आस्क फॉर मनी देन यू विल गेट एडवाइस। तारा से अगर मैं अपना मांगूंगा तो ये मुझे सुझाव देगा कि राजश्री से ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। लेकिन अगर उल्टा करूंगा कि तारा मैं ये एक्टिविटी शुरुआत करना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ जगह से मैंने फंडिंग अपनी एस्टेब्लिश कर ली है, लेकिन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन तक किस तरह से सपोर्ट हो सकता है, तो मे बी तारा ये बोले कि नहीं, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दूंगा, रादर मैं तुम्हें फंडिंग भी दे सकता हूँ। तो यही अप्रोच हमारे सेल्स को भी समझना पड़ेगा कि अपफ्रंट वो लोग कई बार जो हमारे एनजीओ हैं वो अपफ्रंट जो है पैसे की डिमांड करने लगते हैं। कई बार तो वो इनिशियल मेल में ही प्रोजेक्ट प्रपोजल अपना अटैच करके भेज सकते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह, जैसे तारा बोल रहे थे, किस तरह हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करें रादर देन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मेंटेन करें। ठीक है, कि रादर देन तारा को मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन के पर्पज से मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि तारा चूंकि सीएसआर में है मुझे फंडिंग देगा, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। रादर मैं उससे एक रिलेशनशिप डेवलप करूं कि उसकी बातों में भी मैं उसको सहयोग करूं, उसकी संस्था किस तरह से हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस में अगर हम लोग साथ मिलके जाएं तो वो एक बहुत सही अप्रोच होता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। और मुझे लगता है निकल के आ रही जी, एक और राशि जी, एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि ना दोनों का ना विजन भी मैच करना चाहिए। एक्चुअली ना दोनों का एक थॉट प्रोसेस भी मैच करना चाहिए। जब आप किसी फंडिंग के लिए किसी को अप्रोच कर रहे हो तो वो व्यक्ति किस तरह के उसके इश्यूज में इंटरेस्ट है ना। सारे लोग जो है वो एनवायरमेंट को फंड नहीं करेंगे, है ना, हो सकता है कुछ किसी और इशू उनके क्लोज टू हार्ट हो, है ना। तो उसका क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है लोगों को फंडिंग की बात करनी चाहिए। जी राशि, आप कुछ कह रहे थे, माफ कीजिएगा। आप दोनों की बात से एक चीज जो निकल के आ रही थी कि किसी के साथ में आप पार्टनरशिप करें या किसी के साथ में आप जुड़ सकते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी और एनजीओ के साथ में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनके साथ में जुड़ के कुछ फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी प्रोग्राम को या एक्टिविटीज को लेके? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वो छोटी संस्थाओं को मदद कर सकती हैं। जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था झारखंड में, तो हम वहां पे मैं एक डिपार्टमेंट हेड करता था जिसका नाम था स्मॉल ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम, जहां पे हम छोटी संस्थाओं को, जो एक बड़ी संस्था छोटी संस्थाओं को हेल्प करती थी। और ऐसा बहुत जगह होता है, क्योंकि जो बड़ी संस्था होती है वो उतने इंटीरियर्स में और एकदम कम्युनिटी के बीच में कई बार नहीं जा पाती है, या कुछ और मसले होते हैं। तो वैसे केसेस में जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो अप्रोच करती है और उनके साथ मिल के काम करती है ना। तो डेफिनेटली वो एक अच्छा अप्रोच है। एफसीआरए में आप जो है फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, अभी पहले कर सकते थे, लेकिन सीएसआर में जो है आपको देखना पड़ेगा जो अग्रीमेंट आप साइन कर रहे हो उसमें ऐसा कोई क्लॉज तो नहीं है जहां पे लिखा हो कि भाई आपको सर्विसेज खुद ही देनी है, आप किसी और पार्टी के थ्रू सर्विसेज नहीं दे सकते। तो अगर वो क्लैरिटी है आपका ग्रांट अग्रीमेंट में, तो आप डेफिनेटली, ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आप छोटी संस्थाओं को भी मदद करें ग्रो करने में। जी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स के बाहर में या मार्केट सेंटर्स के बाहर में कुछ लोग खड़े होते हैं जो डोनेशन के लिए बॉक्स लेके खड़े होते हैं। तो ये क्या नई ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास में भी 12 ATG का रजिस्ट्रेशन है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह की गतिविधियां जो है कर सकती हैं। आप अलग अलग, आप जो बता रही हैं, अलग अलग आप स्टोर्स में जो है वो डोनेशन बॉक्सेस आप रखवा सकते हैं, है ना। लोग काफी डोनेट करते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं मार्केट प्लेसेस पे। ओके, बस इसमें अभी यही चीज होगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता है या नहीं जानता है, तो लोग उस पे देंगे जी डोनेशन या नहीं देंगे। जी जी गगन जी, बिल्कुल। आप कुछ हाँ, कहते देखिए थे? देखिए फंड रेजिंग जो है ना वो बहुत इनोवेशन वाला काम है। जितना इनोवेटिवली आप सोच सकते हो, आप उतना इनोवेटिवली जो है आप अच्छे से फंडिंग रेज कर सकते हैं, है ना। अब किसने सोचा था कि भाई लोग अब जैसे क्राई का एक कैंपेन बहुत पॉपुलर हुआ था, जहां पे उन्होंने हर स्कूल के बच्चे से 1-1 रुपया लाने के लिए कहा, कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा। तो बहुत तरह की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट्स में होता है जहां पे पेरोल गिविंग होती है, जहां पे एनजीओ जो है वो कॉर्पोरेट के साथ में टाई अप करती हैं और बोलती हैं कि भाई आपके जो एम्प्लॉय की जो तनख्वाह है उसमें से जो डेसिमल के बाद में जो है, मान लीजिए किसी का 21,097 पैसा अगर बन रहा है, तो वो कहती हैं कि भाई हमें 97 पैसे जो है आप तो आप पेरोल डोनेट, गिविंग में दे दो, आजकल है ना। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से होता है। एक जार ऐप बोल के ऐप है, उसमें जो आपके जो जो पॉइंट में जो पैसे होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सिमिलर एग्जांपल है। और आपको इसको फंड रेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखना पड़ेगा कि रिसोर्स सेविंग और रिसोर्स शेयरिंग भी आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल में हमने एक मॉडल देखा था जिसमें दो संस्थाएं, एक फर्स्ट फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में है। इस तरह से वो कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। जेरोक्स मशीन कॉमन है, फैक्स मशीन कॉमन है, मीटिंग हॉल को लोग यूटिलाइज करते थे कॉमन रूप में। तो किस तरह से यू आर सेविंग योर रिसोर्सेज ऑल्सो, किस तरह से आप लोग रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं। तो दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर फंड रेजिंग जर्नी। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके प्रोग्राम्स में। तो केवल फंड रेजिंग को ये नहीं समझना है कि हमें फंड रेज करना है, हम लोग किस तरह से रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। दैट आल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन स्ट्रेटजी ऑफ फंड रेजिंग। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हम शायद फंड रेजिंग पे इतना फोकस करते कि हम ये भूल जाते कि जो ऑलरेडी हमारे पास में है हम उसमें से किस तरीके से सेव करें, जो सारी चीजें अवेलेबल है नियर बाय है उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमें फंड्स की कम जरूरत पड़े। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने गगन शेयर किया। तो अब जब हम लोगों ने नई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर लिया है, तो जो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, जिनके पास सारे पेपर वर्क हैं, 12A एंड जो FCRA वगैरह सब हैं। तो उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और किस किस तरीके से फंड रेज कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जो संस्थाएं 3 साल पूरे कर चुकी हैं, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसा बोला कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनकी कोई ना कोई स्कीम वो आप एनजीओ के लिए है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने निकला हुआ था। अगर आप अखबार देखेंगे, अखबार को अच्छे से पढ़ेंगे, तो हर सरकारी विभाग में कुछ ना कुछ जो है स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए योजनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों की मदद करते हैं संस्थाओं के माध्यम से। तो एक तो सरकारी फंडिंग है। दूसरी फंडिंग है कि कॉर्पोरेट हाउसेस का जो CSR का हमने बोला कि भाई CSR में एक प्रोविजन है, तो CSR का फंडिंग है। तीसरा, इंडिविजुअल लेवल पे आप डेफिनेटली आप फंड रेज कर सकते हैं। चौथा कि बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो FCRA की हम लोग बात कर रहे थे। तो बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उन सब से जो है फंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिली फाउंडेशंस हैं जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे आपका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, चाहे आपका अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है ना। ऐसे करके जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वैसे लोग अपनी पर्सनल और फैमिली फाउंडेशंस रन करते हैं। तो आप इन सब लोगों की मदद ले सकते हैं, इन सब लोगों को अप्रोच कर सकते हैं फंडिंग के लिए। जी, और फंडिंग के तरीके अलग अलग हैं सब जगह के, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। गगन, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये बोलूंगा इसमें कि क्वांटम ऑफ फंड्स अगर आप देखें आज की डेट में जो है,
तो मैक्सिमम फंड्स जो अवेलेबल है हमारे इंडियन एनजीओ के लिए वो है CSR फंडिंग, जिसके बारे में तारा अभी बात कर रहे थे। तो जब से CSR मैंडेटेड हुआ है एज ए लॉ इंडिया में अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स, अगर आप पिछले 7 से 8 सालों की जर्नी देखेंगे तो अराउंड 1 लाख करोड़ फंड्स अवेलेबल था हमारे एनजीओ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए। तो ये एक मेजर फंडिंग अवेलेबल है आज की डेट में एनजीओ के लिए, इंडियन एनजीओ के लिए। दूसरे और पे अगर आप फॉरेन फंडिंग देखेंगे तो बहुत से लोगों का कहना है कि फॉरेन फंडिंग डिक्लाइन पे है, लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों की तुलना उसमें भी अगर आप करेंगे तो देखेंगे अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस एज ए फॉरेन फंडिंग भी आज की डेट में भी अवेलेबल है एज एन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग टू एनजीओस। तो ये दो मेजर फंडिंग आज की डेट में अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने अपने करियर स्टार्ट किया था तो कपार्ट यूज्ड टू बी ए मेजर इंडियन फंडर, तो उसको फिर 2013-14 में जयराम रमेश जी ने स्क्रैप कर दिया। आज की डेट में वो मर्ज हो गया NIRD और PR में। लेकिन तो गवर्नमेंट फंडिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के माध्यम से आज के डेट में भी अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ कौन कौन से ऐसे RFPs निकल रहे हैं, UIs निकल रहे हैं, उसको आप रेगुलरली ट्रैक करते रहिए, न्यूज़पेपर्स को भी ट्रैक करिए, क्योंकि अमूमन बहुत सारे गवर्नमेंट के जो भी UIs और RFPs होते हैं ये वो लोग ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं, रादर देन वो लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। तो आपको वही है कि अवेयर रहना पड़ेगा कि कहाँ पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बाद में कब बात करेंगे, बट क्वांटम ऑफ फंड्स आज की डेट में CSR और फॉरेन फंडिंग इज स्टिल अवेलेबल। गवर्नमेंट फंडिंग कम हुई है बट आपको अगर आप अवेयर हैं तो स्टिल देयर, राइट। हाँ देखिए, हाँ गगन सही बोल रहे हो आप कि मतलब फॉरेन फंडिंग भी जो है कम नहीं हुआ है ना। पिछले साल का भी आप देखोगे तो 20,000 करोड़ जो है वो फॉरेन फंडिंग आया है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, बस ये है कि थोड़ा सा जो है वो रजिस्ट्रेशन में थोड़े कंप्लायंसेस और ये सब रजिस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो गया है, और दूसरा कंप्लायंसेस थोड़े जो है मुश्किल हो गए हैं। अदरवाइज तो फंडिंग, क्वांटम ऑफ फंडिंग पे तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा है। जी, आप दोनों की बातों से फिर ये निकल के आ रहा है कि जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह निकलते हैं उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम वेबसाइट्स को स्कैन करें, हम न्यूज़पेपर्स को स्कैन करें और इस तरीके के सारे एडवर्टाइजमेंट्स को देखें कि उनका जो भी प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स निकल रहे हैं सबमिशन के लिए, उसके लिए हम एलिजिबल हैं यानी सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है। और उसके साथ में हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन से मैच करता है या नहीं, हम उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हमारी कैपेबिलिटीज हैं उस सेक्शन में या नहीं कि हम उस पर काम कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लिया कि किस किस तरीके से फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि अप्रोच किस तरीके से किया जाए, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि CSR के पास में जा सकते हैं या गवर्नमेंट फंडिंग ले सकते हैं, तो अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या हमें करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दें आप दोनों। देखिए, राष्ट्रीय मतलब आप सरकार में अप्लाई करते हैं फंड्स के लिए तो हर डिपार्टमेंट ना डिफाइन है। अगर आपको रूरल डेवलपमेंट में काम करना है तो वहां के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो रूरल डेवलपमेंट की जो जरूरतें हैं उसके लिए फंड करता है संस्थाओं को। आप अगर ड्रग एडिक्शन और आप ट्राइबल वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट, इनकी अगर बात करेंगे तो इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। ट्राइबल डिपार्टमेंट अलग है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अलग है। आप एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है। सरकार का एक बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो बहुत ही इजी है, और आप इन सब विभागों की जो है आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगा कि स्कीम्स फॉर एनजीओस, है ना, या ग्रांट इन एड। सरकार में एक वर्ड काफी यूज होता है, उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। तो ये ज्यादातर जो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री जो फंडिंग करते हैं एनजीओस को, वहां पे ग्रांट इन एड करके आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाएं, उनके एक फिक्स्ड फॉर्मेट्स होते हैं, वो फॉर्मेट्स आपको जो है उसमें अप्लाई करना पड़ता है। प्रपोजल्स जो आप बोलती हैं उनके एक फिक्स फॉर्मेट होते हैं, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है।
डॉक्यूमेंटेशन सब जगह पे वही है, 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, 3 साल का एनुअल रिपोर्ट, पैन कार्ड, 12A, ATG, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब जगह पे कॉमन है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है, अगर सरकारी फंडिंग आप लेते हैं तो आपको जो लोकल गवर्नमेंट होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी में बैठा हुआ और यूपी में झांसी में काम करता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको अप्लाई करना चाहता है, उनकी मदद लेना, मतलब उनको अवेल करना चाहता है, तो उसको एक लोकल गवर्नमेंट से भी एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है सरकार के स्तर पे। अप्रोच तो सरकार को करना जो है वो बहुत ही इजी है मुझे लगता है, इन कंपेरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार के समय समय पे जो है वो अखबार में जो है वो विज्ञापन निकलते हैं कि ये स्कीम में जो है वो इंटरेस्ट जो है मांगा गया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है एनजीओज का, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन अप्लाई। तो इस तरह से जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, वहां पे आपको इस तरह का जो है विज्ञापन मिल जाएगा सरकारी स्कीम्स के बारे में। तो ये एक है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है जहां पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स नहीं आते। जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, मैंने सरकार की बात की, आप अगर प्राइवेट फाउंडेशंस की भी बात करेंगे, चाहे वो जितनी भी प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, गेट्स फाउंडेशन है या MSDF है या फिर दूसरी हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो सब जो फाउंडेशन चलाते हैं, वो लोग भी कई बार जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे। उनका अखबार में तो नहीं आता है, वो आपको वेबसाइट पे सर्च करना पड़ेगा कि उनका जो फंडिंग साइकिल है वो क्या है। ज्यादातर जो संस्थाएं होती हैं उनका जो फंडिंग साइकिल होता है वो इंडियन फंडिंग साइकिल होता है। चाहे वो CSR का भी आप लेंगे तो जो CSR का फंडिंग साइकिल है वो भी आपका अप्रैल टू मार्च है। तो ज्यादातर का जो है फंडिंग साइकिल ये है, लेकिन आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई लोग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो कौन से महीने में आती है। अब जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स जो है वो मई जून में जो है वो इंटरेस्ट मांगते हैं लोगों से। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं जो सितंबर में इंटरेस्ट मांगते हैं, क्योंकि इनको ऑडिट कराना होता है। सब ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका ऑडिट जो है वो अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो पाता है, तो तभी उनको पता चलता है कि एक्चुअल में उनके पास में CSR बजट कितना है। लेकिन ये जो है केस जो है वो फाउंडेशंस और फैमिली फाउंडेशंस पे लागू नहीं होता है ना। वो जो है साल के शुरुआत में ही अप्रैल मई में या कई बार मार्च में भी, जो एडवांस थोड़े लोग होते हैं वो लोग मार्च में कर लेते हैं। तो वैसे जो है लोग जो है फंडिंग का जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है उनका। तो अगर आप ट्रैक करें कि भाई मान लीजिए मैं अगर एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहा हूं तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, है ना, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जो एनिमल वेलफेयर को सपोर्ट करते हैं, तो आपको वैसे संस्थाओं का एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो फैमिली फाउंडेशंस हो, चाहे वो इंडिविजुअल फाउंडेशंस हो, उन सबका एक डेटा बनाना पड़ेगा। और आप जो कॉर्पोरेट्स में भी आजकल काफी आसान हो गया जब से सरकार ने CSR पॉलिसी मैंडेटरी किया है, तो जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी CSR पॉलिसीज आपको जो है उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। लेकिन जो दूसरी फाउंडेशंस हैं उनका भी प्रोसेस लगभग जो है वेबसाइट पे क्लियर ही होता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि भाई जो इस तरह की फंडिंग एजेंसीज हैं वो क्या आपके जिस इशू पे काम कर रहे हो और वो जिस इशू पे काम कर रहे हैं वो अलाइन करता है क्या, वो मैच करता है क्या। तो उन्हीं संस्थाओं को अप्रोच करें, उन्हीं फंडिंग एजेंसीज को अप्रोच करें जहां पे आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मैच करता है। जी राष्ट्रीय जी, कुछ तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया क्या? सुन नहीं पा रहे हैं आपको, शायद आप मूड पे हैं। जी तारा जी, आपने बिल्कुल सही बताया। मैं गगन जी से भी जानना चाहूंगी,
कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए, जैसे कि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, आप इंटरेस्ट को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने शेयर किया था कि आप अपनी फंडिंग का आप अपनी सैलरी का इतना जो डेसिमल के बाद है उसको आप एड ऑन कर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, इस तरीके का फंड रेजिंग होता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, तो देखिए राजश्री जी, ताराचंद जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। दो तरीके होते हैं इसमें। एक तो होता है जब सॉलिसिटेड ग्रांट होता है, जब आपसे प्रपोजल्स मंगाए जाते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का एडवर्टाइजमेंट निकलता है, यूआईज वगैरह निकलते हैं, उसको आप ट्रैक करते रहें और उसको फिर उस अकॉर्डिंग, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं, इसके बारे में ताराचंद जी ने अभी बताया। दूसरा होता है अनसॉलिसिटेड ग्रांट, जब हमें नेटवर्किंग के थ्रू आप किसी सीएसआर तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद उनके पार्टनरशिप्स को किस तरह से हम लोग आपस में मिलके काम कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको नेटवर्किंग स्किल्स, है ना, पार्टनरशिप्स में कैसे काम करना है, अपने काम को किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, काफी चीजें उसमें करनी पड़ती हैं। तो रणनीति के तौर पे, स्ट्रेटेजीज के तौर पे, इन दोनों ही तरीकों को हम किस तरह से अपना के काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, जिसको मैं कहता हूँ आई राइज फ्रेमवर्क। इसमें हर एक शब्द का एक मायने है, ठीक है। आई राइज फ्रेमवर्क इसको मैं बोलता हूँ, जिसमें पहला जो आई है उसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, है ना, और योर कम्युनिटी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके नीड्स क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन द current and the past projects that you have already executed in your CSOs, ठीक है। तो जब उसको समझते हुए आप जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं उसके चैलेंजेस को, उसके नीड्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो कल की डेट में आप किसी भी संस्था से मिलने जाते हो, किसी भी कॉर्पोरेट हेड से मिलने जाते हो, किसी भी CSR रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जाते हो, तो आप अपनी बात को बेहतर ढंग से बता पाते हो कि ये हम इस दिशा में काम कर रहे थे और ये हमारे करंट प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, पास्ट प्रोजेक्ट्स में काम किया, और अकॉर्डिंगली ये नीड्स अभी भी है कम्युनिटी की, ये चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करती हैं, और इसीलिए और उस अलाइनमेंट को देखना पड़ेगा, जिस वर्ड की तारा बार बार बात कर रहा है, अलाइनमेंट। और अगर वो अलाइंड है, यानी कि थीमेटिक एरिया अलाइंड है उस कॉर्पोरेट हाउस के साथ जिससे आप बात करने जा रहे हैं, जिस फंडर से आप बात करने जा रहे हैं, तब आप उनको बता सकते हैं कि हम लोग साथ मिलकर इस दिशा में बात कर सकते हैं और एक कार्यक्रम को डिजाइन कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कम्युनिटी नीड्स, प्रॉब्लम्स जो भी है, उसको एक डॉक्यूमेंट करके रख लें तो बहुत ही बेहतर होगा। उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वाई से शुरू करें, कि वाई यू हैव बिगेन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इस तौर पे आपको बताना पड़ेगा कि हाउ, मतलब आपके पास कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिस पे आप काम करते हैं। आप ट्रेनिंग्स के थ्रू काम कर सकते हैं या एडवोकेसी के थ्रू काम कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट इनोवेटिव मॉडल्स दैट यू हैव, तो हाउ आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप व्हाट में आए। व्हाट मतलब आपके कौन से अभी करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पास्ट के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक्टिविटीज क्या चल रहे थे। गलती हमारी संस्था ये करती है कि व्हाट से शुरू करती है, फिर हाउ पे आती है, उसके बाद वाई बताती है। तो ये एक गलत अप्रोच है काम करने का, जिसको मैं साइमन साइनेक ने एक मॉडल दिया था, गोल्डन ट्रायंगल मॉडल, जिसमें हमें वाई से शुरू करके तब फिर व्हाट तक पहुंचना चाहिए। और जब इसको आप करते हुए इन चीजों को आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं, तब ये सारे नीड्स और चैलेंजेस को आप अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के स्टेज पे ही आपको इनिशियल कुछ डोनर्स को आइडेंटिफाई करके रख लेना होता है कि हमारे संस्था के कॉन्टेक्स्ट में कौन से ऐसे पोटेंशियल CSR हैं जिनको हम अप्रोच करना चाहिए, कौन से ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें अप्रोच करना चाहिए, कौन से ऐसे फैमिली फाउंडेशंस हैं जिनको हमें अप्रोच करना चाहिए। तो एक बेसिक रफ लिस्टिंग आपको बना के रखना चाहिए, जिसको मैं आइडेंटिफिकेशन का नाम दे रहा हूँ। तो दैट इज द फर्स्ट आई इन द आई राइज फ्रेमवर्क। उसके बाद थोड़ा सा मेरा ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इस दिशा में मैंने कुछ पिछले 3-4 सालों में काम किया है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस को मैं जॉट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप आर पे आइए। आर इज बेसिकली रिसर्च। हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, तारा भी बोल रहे थे डोनर रिसर्च आप करें, ठीक है। डोनर मैपिंग की हम लोग बात करते हैं। तो डोनर किस ज्योग्राफी में काम कर रहा है, किस थीमेटिक एरिया में काम कर रहा है, वेदर दीज आर अलाइंड विद व्हाटएवर द एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग इन योर लोकेशंस। वो लोकेशंस भी अलाइन करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बजाज CSR है, वो केवल राजस्थान और महाराष्ट्र में फोकस है और आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में उनसे बात करेंगे तो शुरुआत में ही मिसमैच हो जाएगा। तो लोकेशन देखिए, थीमेटिक एरियाज देखिए,
उनके पास प्रोजेक्ट्स को देखिए कि किन ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फंडिंग दिया है, उनका क्वांटम ऑफ फंड्स देखिए, काफी चीजें को देखना पड़ता है, उनके CSR पॉलिसीज को समझिए। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद आप उस स्थिति में होते हैं कि कल की डेट में आपका 1-to-1 जब इंटरेक्शन उनसे होता है, तब आप अपनी बात को, क्योंकि आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड चैलेंजेस भी कर रखी है फर्स्ट स्टेज में, तो अपनी बात को आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं। रिसर्च के स्टेट में मैं तो ये भी बोलूंगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपने महसूस किया होगा, तारा ने भी महसूस किया होगा कि हम बड़ी संस्थाओं में जब काम करते हैं तो अलग अलग थीमेटिक एरियाज में अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, और हम अपनी संस्था के ही प्रोजेक्ट्स को हमारी जानकारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम केवल एजुकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो लाइवलीहुड के कॉन्टेक्स्ट में हमारी संस्था में क्या चल रहा है हम इससे बिल्कुल ही अवगत नहीं होते हैं, या कोई अगर पूछ दे तो हम बता ही नहीं पाते हैं। तो कई बार ना ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है। एज ए CSR रिप्रेजेंटेटिव जब हम 1-to-1 मीटिंग करने जाते हैं, मान लीजिए मैं तारा से मिलने गया, बात मैंने लाइवलीहुड के कॉन्टेक्स्ट में शुरू की, लेकिन तारा का इंटरेस्ट एजुकेशन में है समहाउ, तो वो फिर डेविएट हो जाता है बात। तो आपकी अपनी संस्था को आप कितने बेहतर ढंग से जानते हैं, उनके करंट प्रोजेक्ट्स को, पास्ट प्रोजेक्ट्स को कितने बेहतर ढंग से जानते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसको मैं बोलता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का ओन रिसर्च। ठीक है, तो एक तो रिसर्च आपको करना है डोनर का रिसर्च, ताकि अलाइनमेंट आप समझ पाए। दूसरे तौर पे आपको रिसर्च करना है खुद के ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि आप बेहतर ढंग से उसको कन्वे कर पाए। सो दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आजकल जैसे कि फंड रेजर्स हायर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और प्रोजेक्ट टीम्स अलग होती है, तो कई बहुत बार ऐसा भी होता है कि फंड रेजर्स को डिटेल्स पता ही नहीं होती हैं पुराने प्रोजेक्ट्स की और बाकी प्रोजेक्ट्स की, तो शायद वो कन्विंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो आप कह रहे हैं पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि जो भी फंड रेजिंग करे उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी होना जरूरी। बिल्कुल, इसमें मैं तो ये भी जोड़ूंगा कि फंड रेजिंग इज नॉट एन इंडिविजुअल टास्क। आप केवल एक फंड रेजर को आपने बैठा दिया ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फंड रेजिंग इज द टास्क ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी। तो सबको सब पता होना चाहिए, और उसके बाद सब फंड रेजिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि आपने, ठीक है, एक फंड रेजर को आपने हायर किया है और उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारों को ही अपना योगदान करना पड़ता है, वेदर इट इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस टीम या कोई भी है। क्योंकि जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो हर दिशा में वो आपसे सवाल करते हैं और हर दिशा से इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं, तो सारों को ही इन्वॉल्व उसमें होना पड़ता है। तो किस तरह से आप बेहतर ढंग से अपने टीम में टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाते हैं, दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं रिसर्च की बात कर रहा था, उसमें तो एक तो डोनर मैपिंग आपने कर लिया, ये सब थीमेटिक एरिया क्या है, लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, पास्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, क्वांटम ऑफ फंड्स क्या है, ये सब एक डोनर मैपिंग आपने कर लिया। उस डोनर मैपिंग को आपको ऐसा नहीं कि एक साल में करके छोड़ दिया आपने, उसको रेगुलरली यू हैव टू अपडेट। क्योंकि हो सकता है तारा आज की डेट में किसी एक CSR के साथ काम कर रहा है, बट दूसरे साल में हो सकता है ही माइट जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो आपको वो अपडेट भी करते रहना पड़ेगा उस लिस्टिंग को, उस डोनर मैपिंग को। तो रेगुलर टाइम स्पैन में आपको अपनी डोनर मैपिंग को अपडेट भी करना चाहिए। अलाइनमेंट आपकी बात हम लोगों ने कर ही ली, और डोनर रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको ये जो जितने भी RFPs निकलते हैं और EOIs निकलते हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट फंड्स या इंस्टीट्यूशनल फंड, सबको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप सॉलिसिटेड ग्रांट्स और अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स दोनों ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालते हुए आगे बढ़ते जाएं और आपको एक रिजल्ट आता जाए। अच्छा तरीका ये भी होता है कि ये खासतौर पे मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने सब्सटेंशियल काम कर लिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने रन कर लिए हैं, तो आप अपने एक प्रपोजल बैंक बनाएं, जिसमें आप अपने जो है अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को भी शामिल करें, जो आपने फंडिंग के लिए अप्लाई किया बट समहाउ वो रिजल्ट नहीं आ पाया। तो उस प्रपोजल बैंक में सब कुछ रखें, आपके जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी रखें, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे पास्ट में उसको भी रखें, और ये प्रपोजल बैंक आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं करंट प्रोजेक्ट्स को अच्छे ढंग से लिखने में, और जल्दी लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर की मैंने बात कही कि अपने टीम्स में डिवाइड कर दें रोल, यानी कि कंप्लायंसेस से रिलेटेड अगर चीजें हैं तो एक ही फोल्डर में आप चीजों को रखें, और अपने एडमिन और HR को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उनसे सारे रिलेटेड कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही जगह करेक्टली रहे। होता ये है कि एक ही बंदे पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद काफी हम टाइम लूज भी कर जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, कई बार डेडलाइंस भी मिस हो जाते हैं। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे तौर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात बोल रहे हैं, इन्वेस्ट।
जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको रिटर्न आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे अगर आप सेविंग्स बैंक में आपने पैसा रख के छोड़ दिया तो आपको 3 से 4% ही रिटर्न आना है, लेकिन आपने अगर एफडी में कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में कर दिया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट सम हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो उसी तरह संस्था के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो आप यू हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर ह्यूमन रिसोर्सेस, इन योर टेक्निकल रिसोर्सेस, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग्स पे भी आप कुछ अपना डेडिकेट कर सकते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कुछ रिसोर्सेज पे आप डेडिकेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिसकी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर रिसोर्सेज। संस्था में आपको कोई एक फंड रेजिंग मैनेजर को आपने नियुक्त कर दिया या कम्युनिकेशन पर्सन को नियुक्त कर दिया जिसने आपके वेबसाइट को सही बना दिया, अच्छे ढंग से आज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से विजिबल होना चाहिए उस ढंग का आपका वेबसाइट बना दिया, सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस काफी इंप्रूव हो गई, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपने इन्वेस्ट कर दिया। उसी तरह टेक्निकल रिसोर्सेज में आपने इन्वेस्ट किया और ट्रेनिंग्स में आपने इन्वेस्ट किया अपने स्टाफ का इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग को किस तरह कैपेसिटेट किया जाए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप केवल ये सोचोगे कि हमने फलाना जगह फंडिंग के लिए अप्लाई कर दिया और हमें फंड रेज हो जाएगा, तो वो कहना बहुत बेमानी हो जाएगा। तो आपको पहले इन्वेस्ट करना है तब आपको एक्सपेक्ट करना है रिटर्न। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज करें, एज फॉर स्ट्रेटेजाइजेशन है, स्ट्रेटेजाइज करें। और वो दो ढंग से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। एक तो जैसे मैंने बोला सॉलिसिटेड ग्रांट्स के लिए आपको अलग ढंग से स्ट्रेटेजाइज करना है चीजों को, कहाँ पे आरएफपीज आ रही हैं, यूआईज आ रही हैं, उसको ट्रैक करिए। और दूसरे तौर पे जो अनसॉलिसिटेड ग्रांट है उसके लिए आपको अलग ढंग से स्ट्रेटेजाइज करना है बेस्ड अपॉन योर डोनर मैपिंग। कौन कौन से ऐसे सीएसआर हेड्स हैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को आप खंगालें, देखें कि कहाँ से उनसे बातचीत हो सकती है और फिर उनको अप्रोच करें। नॉट ओनली थ्रू कोल्ड ईमेल्स हम लोग कर देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से हमें रिप्लाई आ जाएगा। इनिशियली आप प्रपोजल्स भी उसमें अटैच ना करें, मैं तो ये कहूंगा। तारा इसमें और भी बता सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें बेस्ड अपॉन उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में जो भी आपको जानकारी मिली है उनके बारे में। हो सकता है कि ताराचंद ने किसी खास मीटिंग में पार्टिसिपेट किया हो या एज ए स्पीकर उसने किसी खास कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हो। तो जब आप उस रेफरेंस को देते हुए उस बंदे से कनेक्ट करते हैं तो वो बेहतर ढंग से आपसे कनेक्ट हो पाता है, रादर देन मैं प्लेन कोल्ड ईमेल कर रहा हूँ सो तारा माइट नॉट आंसर मी एट ऑल। तो उस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स। तो किस तरह से आप रेगुलर और बढ़िया नेटवर्किंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो आपको फंडिंग दिलवा सकते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव टू एग्जीक्यूट इट थ्रू ए 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग आप करें और अलाइनमेंट आप दिखाएं बेसिकली कि आप भी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मैं भी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, टुगेदर वी कैन डू सम मिरेकल्स। तो ये बात करें रादर देन कि हमें फंडिंग चाहिए एजुकेशन के लिए अपफ्रंट ये बोलने के। तो ये अगर आप आई राइज फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा रिजल्ट्स आने की संभावना। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा लंबा मैंने खींच दिया। नहीं जी गगन जी, मैं तो बोलना चाहूंगी आपने बहुत ही अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज व्यूइंग दिस एपिसोड। एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो अब जब हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, तो इसमें ज्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं वो जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज्यादा अर्बन में हैं, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए शायद ये सब कर पाना आसान होगा। लेकिन जो बिल्कुल रूरल एरियाज में है, जिनकी ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है, जिन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू किया है, तो अगर हम उनकी बात करें तो वो किस तरीके से फंड्स रेज कर सकते हैं? क्योंकि शायद हो सकता है उनके पास में प्रोफेशनल्स उस तरीके के ना हो जो फंड रेजिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? Yes, Tara, you want to take it up? Okay. See, राष्ट्रीय देखिए, आपने बहुत सही बोला। आज के टाइम पे कंप्लायंसेस इतने बढ़ गए हैं कि जो छोटी संस्थाएं हैं उनके लिए वो कंप्लायंसेस मीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और खासकर ऐसी संस्थाएं जो दूर से दूर जगह पे हैं, वैसी संस्थाओं के लिए और मुश्किल है कि वो कैसे ये सब कंप्लायंसेस मीट कर पाए, कैसे फंड्स रेज कर पाए।
तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये देखता हूं कि जैसा गगन ने कहा कि भाई जो फंड रेजिंग है वो किसी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, चाहे वो छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो। और जब छोटी संस्थाओं की बात आती है तो वहां पे ये बात ज्यादा लागू हो जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के पास में। तो वहां पे जो फंड रेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मुझे लगता है बियर करनी चाहिए। और हम कैसे, जो अभी हम गगन ने जिन बातों को बताया, या जो बातें बहुत जरूरी हैं फंड रेजिंग में, जैसे मैं बात कर रहा था कि आजकल इंटरनेट का जमाना है ना। तो आजकल जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो काफी स्मार्ट हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। तो अगर हम इन्वॉल्व कर लें, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कर लें, कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, तो वो हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। जो छोटी संस्थाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वैसे ही संस्थाओं को वो काफी मदद कर सकते हैं। इंटर्न्स, वॉलंटियर्स, कई बार कॉर्पोरेट्स भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जहां पे वो अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि भाई हम आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का जो है वो वॉलंटियरिंग लीव दे रहे हैं, है ना। तो और उनका खाना पीना रहना खर्चा सब कुछ जो है वो कंपनी जो है बियर करती है। तो वैसे टाइप के जो बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स लाइक मैं और गगन जो है, हम लोग कपाट का पार्ट थे। कपाट जो है वो हायर करता था अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और फिर उनको जो है अलग अलग संस्थाओं में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जहां पे भी जरूरत होती थी प्रोफेशनल्स की, वहां पे रिपोर्ट करता था। वैसे ही बहुत सारे फेलोशिप्स आज की डेट में मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जो छोटी संस्थाएं हैं जिनके पास में वो उस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज वो हायर नहीं कर सकती हैं, तो वो इस तरह की फेलोशिप्स की हेल्प ले सकती हैं, है ना, वॉलंटियर्स की हेल्प ले सकती हैं, इंटर्न्स की हेल्प ले सकती हैं। मैं 2-3 चीजें और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है। जो भी सीएसआर वाले या जो भी ग्रांट मैनेजर्स बैठे हुए हैं ऑफिसेज में, बहुत सारे तो देखिए बहुत, टू बी वेरी फेयर, आई मीन ज्यादातर जो है वो रिकमेंडेशंस और जो रेफरेंसेस होते हैं उनसे जो है लोगों को फंडिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 100% जो है वैसा ही होता है। तो काफी सारे लोग जो है वो गूगल पे रिसर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई कौन कौन सी संस्थाएं वो किस किस एरिया में काम कर रही हैं। और जिन छोटी संस्थाओं की बात कर रही हो आप, वैसी जगह पे जो है बड़ी संस्थाएं हर जगह पे नहीं होती हैं, तो छोटी संस्थाओं के साथ ही मिलके काम करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहला मैं सुझाव मेरा ये रहेगा कि जितनी भी छोटी संस्थाएं हैं उनको सबसे पहले अपना इंटरनेट प्रेजेंस जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। वेबसाइट थोड़ा सा हो, मैं समझता हूँ कि भाई खर्चा है, एक ये एडिशनल खर्चा है और बहुत मुश्किल है लोगों के लिए ये सब मेंटेन कर पाना। लेकिन अगर कोशिश करें किसी भी तरह से, कहीं से कोई कंपनी आपको हेल्प कर दे, कोई प्रोफेशनल हेल्प कर दे आपको, तो एक इंटरनेट प्रेजेंस जरूर हो आपकी। आपको थोड़ा ये भी आना चाहिए कि भाई मैं अपने काम को, जो आपने पास्ट में काम किया है वो उसको मैं कैसे जो है दिखा सकता हूँ, इम्पैक्ट में कैसे दिखा सकता हूँ। आजकल जितने भी डोनर्स हैं वो इम्पैक्ट की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं कि भाई आपने पहले जो काम किया उसका रिजल्ट क्या है, कितने इफेक्टिव हो आप। तो अगर ये सब जो है आप डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं, लोगों को बता पाते हैं कि भाई हमने जो एक्स काम किया था उसका वाई रिजल्ट हुआ और ये हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हैं, तो वो एक अच्छी चीज होगी फंडिंग मिलने में। गगन बात कर रहे थे कि भाई हम संस्था अपने बारे में ही नहीं जानते। तो जब भी बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो एक नॉन प्रॉफिट ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कराते हैं, और नॉन प्रॉफिट ड्यू डिलिजेंस जब कंडक्ट करते हैं वो, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें स्वॉट एनालिसिस करना है। और वो स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, वो एक तरह से संस्था के ऊपर एक रिसर्च होती है ना। ड्यू डिलिजेंस तो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन स्वॉट एनालिसिस जो है वो लोग ज्यादातर करने के लिए बोलते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि संस्था जो है अपने बारे में कितना जानती है, क्या कमियां हैं उनकी, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके उसके हिसाब से वो काम करे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वही है कि छोटी संस्थाओं के स्तर पे रिसोर्स का क्रंच बहुत ज्यादा होता है।
तो हर संस्था जो है ये इस तरह के काम नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह के आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप वॉलंटियरिंग इंटर्नशिप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में रह के कर सकते हो, तो अगर उस तरह की अगर हेल्प ले पाती हैं छोटी संस्थाएं तो मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल हो सकता है एनजीओ के लिए। जी राष्ट्रीय, अभी आपसे बात करते करते मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं जो विजिट करते हैं इन जगहों पे और इन एनजीओज में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके देखते हैं। तो इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आउटरीच उतना नहीं है, वो इनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो इनके वीडियोस डाल दें, जिससे कि इनकी विजिबिलिटी बढ़े और उस तरीके से वो आगे फंड्स के लिए भी हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन पर्सनल्स भी आते हैं जो यहाँ पे विजिट्स के लिए आते हैं, इंडियंस भी जाते हैं, तो उनसे वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी एंड इवन कनेक्ट करने में किसी के साथ में। तो इसके अलावा एक जो चीज मुझे लग रही है कि फंड रेजिंग की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं कि जो कि कुछ कमीशन लेके आपके लिए सारा काम करती हैं और उसके बाद में फिर आपको प्रोजेक्ट्स दिलाती, क्या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं? देखिए, ऐसी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो है फ्रॉड होती हैं, और हम लोग, मैं तो पर्सनली एडवाइज नहीं करूंगा कि भाई आप ऐसी किसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में पड़े जो कमीशन लेके जो है आपको जो है फंडिंग दिलवाती हो। हम इसके फेवर में नहीं है, और मैं ऐसी संस्था को किसी को जानता भी नहीं हूँ कि कोई इस तरह का कुछ करता हो। तो ज्यादातर जो है ये केसेस जो है वो फ्रॉड होते हैं, और मैं यही बोलूंगा कि एनजीओ को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो डेफिनेटली हेल्प करती हैं संस्थाओं को फंड रेज करने में, और ये गिनी चुनी संस्थाएं हैं, लाइक जैसे आप दसरा बोल सकते हैं, आप समिता बोल सकते हैं, है ना, आप गिव इंडिया बोल सकते हैं, है ना। तो एक तरह के ये बेसिकली फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एज ए ब्रिज काम करती हैं डोनर्स और ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो जो आप बोल रहे थे राष्ट्रीय की जो छोटी संस्थाएं होती हैं वो उन डोनर्स तक नहीं पहुंच सकती, तो वैसे डोनर्स को तक पहुंचने के लिए ये इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो डेफिनेटली मैं कंसल्टेंट्स, जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं उनका तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा जो कंपनीज रन करते हैं, लेकिन हाँ, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एज ए इंटरमीडिएट काम करती हैं, उनके डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं। जी गगन, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा कि ड्यू डिलिजेंस ना आपको भी करना चाहिए जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि केवल आपकी ड्यू डिलिजेंस होती रहे, ठीक है। जिन संस्थाओं, जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी संस्था आपको फंडिंग दिलाने की गारंटी कर रहा है, आप भी ड्यू डिलिजेंस करोगे तभी आप उसके साथ पार्टनरशिप में आगे जाओगे, राइट। तो आपको अपना बेसिक ड्यू डिलिजेंस हमेशा करना चाहिए। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि आपकी सिर्फ ड्यू डिलिजेंस की जा रही है और तब आपको फंडिंग मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की तारा बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दसरा के बारे में ऑलरेडी तारा ने बात किया, संहिता है, चैरिटीज एड फाउंडेशन में मैंने भी काम किया था, कैफ इंडिया है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी एक एक्सपीरियंस है इस दिशा में, और जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने वेबसाइट्स हैं, प्रोसेसेस बहुत ही इनबिल्ट हैं, अच्छे ढंग से वो लोग काफी समय से काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो उन बातों को जानने के बाद ही केवल आप उन संस्थाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करें। किसी इंडिविजुअल लेवल पे जिस संस्था को आप नहीं जानते हैं या जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं उसके साथ जुड़ना, मैं तो कहूंगा रादर बेवकूफी हो। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है। और फंड रेजिंग के बारे में अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको फंडिंग दिला दूंगा, तो ये आपको झूठे दिलासे दे रहा है, आपको सब्ज बाग दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इतने दिन काम करने के बाद हम लोग को आइडिया हो गया कि एक छोटी सी फंडिंग आने में भी कितना एफर्ट लगता है। और अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठे वायदे कर रहा है तो उसको इग्नोर करना ही उचित है। जी बहुत बहुत ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे सामने आए हैं जहाँ पे एनजीओस कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने किसी कंसल्टेंट को पैसा दिया, उन्होंने एडवांस लिया और फंडिंग एक भी नहीं मिली, और फिर वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल। हाँ, और एक छोटा सा रिमार्क मेरा रहेगा आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे जो आप पूछ रहे थे, छोटी संस्थाएं जो खासतौर पे रिमोट लोकेशंस में काम कर रही हैं,
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी चैलेंज हो जाता है। वहाँ पे प्रोफेशनल्स ना उन रिमोट लोकेशंस में रह के काम नहीं करना चाहते हैं, और ये भी एनजीओ की बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि हम कैसे इंस्टीट्यूशनल फंड रेजर को या किसी कम्युनिकेशन मैनेजर को वहाँ पे हायर करके रखें, क्योंकि वो शुरुआत से ही सिटीज में रहते आए हैं, अर्बन एरियाज में रहते आए हैं, तो वो तो हमारे रिमोट लोकेशंस में, कई जगह आश्रम में काम करते हैं एनजीओ, तो वैसी जगहों पे तो लोग काम करना पसंद ही नहीं करते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स को। किस तरह से हम लोग हायर करें, किस तरह से रिटेन करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। चलो प्रोजेक्ट्स में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन फंड रेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऐसे स्टाफ को रिक्रूट करें। तो मेरा इस बारे में सिर्फ एक छोटा सा बस सजेशन ये रहेगा कि आप अपने नजदीकी सिटी को देखें। फॉर एग्जांपल हमारी एक संस्था थी जो कि अलवर में काम करती थी, अलवर के रिमोट लोकेशन में एक आश्रम उनका था, वहां पे काम करते थे। तो जब उनको फंड रेजिंग की दिशा में काम करने की जरूरत महसूस हुई, एक कम्युनिकेशन मैनेजर और एक फंड रेजिंग मैनेजर को उन्होंने हायर किया, तो उन्होंने एक छोटा सा नेटवर्किंग ऑफिस जयपुर में खोला, विच इज अ सिटी, और वहां पे जाके फिर लोग वहां पे हायर हुए, और आज की डेट में उनको अच्छे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, क्या हम एक या दो लोग नियरेस्ट सिटी में हम अपॉइंट कर सकते हैं विच हु कैन हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग जर्नी। तो उस तरह से आप चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, ऑफ कोर्स आपको लोकेशन, जो जिस रेलिवेंट लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसी लोकेशन से लोगों को लें तो रादर वो प्रोजेक्ट्स में भी अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इस विषय में आपको काम करना। मैंने वही बोला कि भाई आजकल तो रिमोट वर्किंग का जमाना है, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ये सब काम कर सकते हैं। जिन लोगों को ग्राउंड पे काम नहीं करना है तो वो सब ट्राई कर सकते हैं, एनजीओ जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा, जो जो ई प्लेटफॉर्म्स की तरह बात कर रहे थे आज की डेट में ना, जैसे आपको वेबसाइट बनाने हैं, तो यू डोंट नीड ए कंसल्टेंट, आप अपने खुद से भी वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैं बैठा बैठा एक वेबसाइट बना सकता हूँ खुद। तो फॉर एग्जांपल आप गूगल साइट बोल के एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप बहुत ही बेसिक लेवल का वेब पेज डिजाइन कर सकते हो खुद से उसको, और उसके बाद होस्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड ए कंसल्टेंट रादर ऑल्सो। गूगल साइट है, विक्स बोल के एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अपने वेबसाइट बना सकते हो। फिर ब्लू होस्ट बोल के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को आप इफेक्टिवली हार्नेस अगर आपने कर लिया, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसको यूज कर सकते हैं, और अपनी संस्था के वेबसाइट्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सब कुछ बना सकते हैं। जी, तो शायद कहीं ना कहीं हम इन्हीं सारे टॉपिक से निकल के आ रहा है कि हम शायद एक सोशल मीडिया पे अपना किस तरीके से प्रेजेंस हो और किस तरीके से उसको हम यूज करें लोगों से रिलेट करने मार्केटिंग पे हम में, नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं, करने में और फंड रेजिंग में। इसके ऊपर भी एक हम सेशन बना सकते हैं जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गगन एंड तारा जी। आज का एपिसोड आई थिंक हमारा सबसे बड़ा एपिसोड, लंबा एपिसोड रहा, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रहा। आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा बहुत सारी चीजें शेयर की, और बिल्कुल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन इसीलिए रेज किया गया जिससे कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बता पाए कि किसी भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही है कि फंड्स रेज कर सकती है, उसके बारे में पहले पता कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसलिए आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत ही जरूरी है, आपका विजिलेंट रहना बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद ही कोई स्टेप उठाएं और आगे बढ़ें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में आने के लिए और अपनी जानकारी शेयर करने के लिए।